Assalamu alaikum. Welcome back in next lecture which is connective tissue. So इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप अपने सामने एक बुक रख लें, साथ में एक रजिस्टर और पेंसिल भी. सो इसका फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. कनेक्टिव टिश्यू इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी. सो ये कनेक्टिव टिश्यू ना हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में पाया जाता है. सो आपका क्वेश्चन हो सकता है कि लार्ज अमाउंट में किस तरह पाया जाता है. आपको पहले ये कंसेप्ट करना चाहिए कनेक्टिव किसे कहते हैं, किसी चीज़ को कनेक्ट करना. सो इसका ये फंक्शन है, नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इसका फंक्शन है कनेक्ट करना. तो ये एक आर्गन को दूसरे आर्गन के साथ ये टिश्यू कनेक्ट करता है. तो जब ये कनेक्शन करता है तो ये ज़्यादा अमाउंट में ही होगा. तो आपने सुना होगा कि फ़लाँ बंदे का जस्ट एमएनए के साथ लिंक नहीं है, इसका तो वज़ीर आला और वज़ीर आज़म तक रिलेशनशिप है. सो यही बात हो रही है, कनेक्टिव टिश्यू का भी फंक्शन यही है. आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. दूसरे पॉइंट में कहता है कि कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर मोर वाइडली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर देन इन द एपिथेलियल टिश्यू. ये जो सेल्स होते हैं ना एक दूसरे से ज़्यादा फासले पर होते हैं बानिस्बत एपिथेलियल टिश्यू के. कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल पाए जाते हैं, आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा वो कौन से सेल होते हैं. फाइब्रोब्लास्ट हो गया, एडिपोसाइट्स हो गए यानी फैट सेल्स हो गए, और साथ में मैक्रोफेजेस हो गए, और इसमें ब्लड प्लाज्मा सेल्स हो गए, मास्ट सेल्स हो गए. तो ये डिफरेंट काइंड के सेल्स होते हैं और एक दूसरे से ज़्यादा फासले पर होते हैं. एंड इंटरसेलुलर मैट्रिक्स यानी इंटरसेलुलर सब्सटेंस मैट्रिक्स इज़ प्रेजेंट इन अ कंसिडरेबली लार्ज अमाउंट. अब ये जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भी है ना, ये भी लार्ज अमाउंट में होता है. अब फासला ज़्यादा है तो इधर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ज़्यादा हो गया. अब इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या इंटरसेलुलर मैट्रिक्स ज़्यादा हो गया. वहाँ एपिथेलियल टिश्यू में स्मॉल अमाउंट में होता था, जबकि यहाँ क्या है लार्ज अमाउंट में है. तो ये जो फासला था सेल्स के दरमियान यानी कि फाइब्रोब्लास्ट हो गया, मैक्रोफेज हो गया, फैट सेल्स हो गए, इनके दरमियान जो फासला ज़्यादा था ना, तो ये लार्जर अमाउंट में होने की वजह से एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स इस फासले को कम कर देता है. नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं. एक और चीज़ है जो इस फासले को कम करती है, सेल्स को ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है, एक दूसरे के साथ अटैच होने में हेल्प कराती है, वो होते हैं फाइबर्स. नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं देयर आर यूजुअली फाइबर प्रेजेंट इन दी मैट्रिक्स. इस फ्लूइड के अंदर, मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है, इसका फ्लूइड है, इसके अंदर क्या फाइबर्स जो होते हैं ना वो भी पाए जाते हैं. अब फाइबर्स का आगे बढ़ते हैं. विच मे बी अ सेमी सॉलिड जेली लाइक कंसिस्टेंसी. वो किस तरह सेमी सॉलिड हो सकते हैं, जेली लाइक उनके अंदर कंसिस्टेंसी हो सकती है. तो ये फाइबर किस तरह के होते हैं, सेमी सॉलिड, यानी कि ना ज़्यादा गाढ़े होते हैं ना ज़्यादा पतले होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं. किस तरह, जेली लाइक कंसिस्टेंसी, इसके अंदर कंसिस्टेंसी किस तरह होती है, जेली की तरह की. आगे वो कहते हैं डेंस और रिजिड डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू. डेंस भी हो सकते हैं, रिजिड भी हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द पोजीशन एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू. ये किसी टिश्यू में ये डेंस फॉर्म में होंगे, किसी में जेली की फॉर्म में होंगे, और किसी में रिजिड फॉर्म में होंगे. ये अब किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू. आप कौन से टिश्यू को पढ़ रहे हो और उसका फंक्शन क्या है और वो किस आर्गन में पाया जाता है. स्टोमिक में पाया जाता है तो वो जेली फॉर्म में होंगे, सेमी सॉलिड होंगे. अगर ये आप बोन कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ रहे हैं तो इस फॉर्म में ये जो फाइबर्स होंगे उधर रिजिड ही होंगे ना. सो नेक्स्ट, दीज फाइबर्स फॉर्म अ सपोर्टिंग नेटवर्क फॉर सेल्स टू अटैच ईच अदर. अब ये फाइबर्स मैट्रिक्स के अंदर हमने पढ़ा है पाए जाते हैं. तो मैट्रिक्स किसको सपोर्ट कर रहा है, सेल्स को कर रहा है, तो ये भी मैट्रिक्स को सपोर्ट कर रहे हैं. तो एक्चुअली इनका फंक्शन क्या हुआ, ये भी सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दीज फाइबर्स फॉर्म अ सपोर्टिंग नेटवर्क फॉर सेल्स टू अटैच ईच अदर. एक दूसरे के साथ अटैच रहने के लिए सेल्स को सपोर्टिंग नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं. अब हम पढ़ते हैं फंक्शन क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के. सो आप एक पेंसिल और रजिस्टर साथ ले लें ताकि इसकी एक्सप्लेनेशन में मैं जो करूँ आप साथ साथ वो लिखते जाएं. अब फर्स्ट क्या है, बैंड्स एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट. कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बैंड एंड स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड टू अदर बॉडी टिश्यू. तो इनका फंक्शन क्या होता है, एक तो बैंड करना और दूसरा क्या स्ट्रक्चर सपोर्ट करना दूसरे बॉडी टिश्यू को. एक फंक्शन ये हो गया. थर्ड में कह रहे हैं प्रोटेक्शन, सेकंड में कह रहे हैं प्रोटेक्शन, और उसके बाद थर्ड में ट्रांसपोर्ट, और फोर्थ में इंसुलेशन. तो आप प्रोटेक्शन और इंसुलेशन को साथ ही एक पॉइंट बना लें, नोट कर लें अपने रजिस्टर पर.
तो वो क्या करते हैं, इट प्रोटेक्ट्स एंड इंसुलेट टू द इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। किसको प्रोटेक्ट और इंसुलेट कर रहे हैं, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को। सो इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं बोन। बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है इंटरनल ऑर्गन्स को। इंसुलेशन में क्या, इंसुलेट किस तरह, एडिपोज टिश्यू, ये क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं बॉडी ऑर्गन्स को। इंसुलेट करना, अब आपको क्वेश्चन हो सकता है क्या होता है, सम स्टूडेंट्स विल डू सच अ चीप क्वेश्चन। सॉरी, इंसुलेट करना होता है किसी बॉडी को वार्म अप करना, हीट करना। कहते हैं ना, जो बंदा मोटा हो उसके अंदर क्या, उसको सर्दी कम लगती है। एक्चुअली क्या होता है, उसके अंदर एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होता है, फैट टिश्यू ज़्यादा होता है, उसको सर्दी कम लगती है। लास्ट इज़ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या, ये ट्रांसपोर्ट में किस तरह फंक्शन प्ले करते हैं, इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। जिस सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में अहम किरदार अदा करते हैं, जैसा कि गैसेस हो गई और न्यूट्रिएंट्स हो गए और वेस्ट हो गए। इसकी एग्जांपल मैं से आपकी एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ब्लड जो है ना, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को। ब्लड है क्या, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि इसके ब्लड आपने देखा कि ये फ्लूइड फॉर्म में होता है, फ्लूइडिटी होती है इसके अंदर। सो दैट्स द रीज़न वी कॉल्ड इट एज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी पार्ट्स एंड कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम देम। सो ये ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म भी परफॉर्म करते हैं। टिश्यू में कौन से सेल्स पाए जाते हैं, ये पढ़ाने से पहले मैं आपको एक सेल्स का कंसेप्ट क्लियर करता हूँ कि ये क्या चीज़ होते हैं। ये एक टिश्यू है जिसके अंदर सेल पाया गया है। सेल्स का क्या फंक्शन होता है, दो चीज़ें सेक्रेट करता है, एक तो फाइबर्स, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। फाइबर्स तीन काइंड के होते हैं, कोलेजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स बंडल बनाते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स ब्रांचिंग फॉर्म में होते हैं और ये बंडल बनाते हैं, लेकिन कोलेजन क्या होते हैं, ये स्ट्रेट बंडल्स बनाते हैं, लेकिन ये ब्रांचिंग बंडल बनाते हैं। उसके बाद मैंने ये इलास्टिक फाइबर दिखाया जो कि सिंगल होते हैं, एक लेंस में दिखाया गया है। ये जो डॉट डॉट में दिखा, ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है, ये एक्चुअली सेल ही बना रहा है। सेल दो चीज़ें सिक्रीट करता है, एक तो कोलेजन फाइबर, दूसरा रेटिकुलर फाइबर और तीसरा इलास्टिक फाइबर। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर और इलास्टिक फाइबर क्या हैं। साथ में पेंसिल ले लें ताकि आपको साथ में समझ आता रहे। कोलेजन फाइबर हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या होते हैं। कोलेजन फाइबर जो होते हैं ना, ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की जो स्पेस है ना, उसमें सेक्रेट होते हैं। सो फर्स्ट इज़ दैट कोलेजन फाइबर्स कंटेन अ फाइब्रस प्रोटीन, इनके अंदर एक फाइब्रस प्रोटीन होती है एंड सेक्रेटेड इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स स्पेस। ये जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में स्पेस पाई जाती है ना, ये वहाँ, ये रहा ये डॉट डॉट, अब इनके दरमियान एक एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस भी रह जाती है ना, तो इसमें कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं, ये सेक्रेट होते हैं, उधर ही प्रोड्यूस होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन ये होता है, ये प्रोवाइड करते हैं हाई टंगस्टल स्ट्रेंथ टू मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये जो मैट्रिक्स हैं डॉट्स की फॉर्म में इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं रेटिकुलर फाइबर्स, जो कि एक कोलेजन फाइबर की टाइप है, लेकिन डिफरेंस क्या है, कोलेजन फाइबर्स बंडल बनाता है, स्ट्रेट बंडल्स बनाता है, यानी कि अनब्रांच, जबकि ये क्या करता है, ये शार्ट होते हैं उसकी निस्बत। अगर आप देखें तो रेटिकुलर फाइबर्स को, तो ये उसकी निस्बत शार्ट होते हैं कोलेजन फाइबर्स की निस्बत, लेकिन ये इसके फंक्शन क्या होता है, ये ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच होते हैं और फाइन कोलेजन फाइबर बनाते हैं, मतलब छोटे छोटे कोलेजन फाइबर बनाते हैं और क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं। ये ब्रांचेस ऊपर इनके बनी हुई हैं, ये ब्रांच हो गई, ये ब्रांच हो गई, इसके ऊपर ये ब्रांचेस बनाते हैं। रेटिकुलर फाइबर्स तो हो गया, अब बनता है इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर जो होते हैं ना, ये लॉन्ग होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, ये बनाते हैं एक थिन फाइबर बनाते हैं, और वो किसकी फॉर्म में होता है, वो भी ब्रांचेस की फॉर्म में होता है, ये भी एक ब्रांचेस फॉर्म में होते हैं और ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अंदर ही मौजूद होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन ये होता है कि कनेक्टिव टिश्यू को एक स्ट्रेच देना, मतलब उसको फैलने में हेल्प कराते हैं, एंड रिकॉइल, और उस टिश्यू को रिकॉइल होने में भी हेल्प कराते हैं। सो आई होप आप सबके ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब फिर से बता देता हूँ इनका फंक्शन क्या है। कोलेजन फाइबर के अंदर एक फाइब्रस प्रोटीन होती है, ये सेक्रीट होते हैं, यानी कि प्रोड्यूस होते हैं कोलेजन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अंदर, और इनका फंक्शन क्या होता है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। इसके बाद रेटिकुलर फाइबर होते हैं, जो कि एक टाइप है कोलेजन फाइबर की ही, लेकिन ये डिफरेंस क्या है, ये शार्ट होते हैं और फाइन कोलेजन फाइबर्स की फॉर्म में होते हैं, जबकि
कोलेजन फाइबर क्या थे, बंडल्स की फॉर्म में थे और स्ट्रेट थे, ये ब्रांचिंग फॉर्म में होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स क्या होते हैं, ये लॉन्ग होते हैं लेकिन सिंगल फाइबर्स पे मुश्तमिल होते हैं, ना कि तो ये ब्रांचेस तो बना देते हैं लेकिन सिंगल फाइबर्स पर मुश्तमिल होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू को क्या करना, कनेक्टिव टिश्यू को हेल्प करते हैं स्ट्रैच करने में और रिकॉइल अपनी वापस शक्ल में आने में, रिकॉइल इसे कहते हैं, और उसको स्ट्रैच फैलने में हेल्प कराते हैं। फाइब्रोब्लास्ट पढ़ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट सेल्स है। फाइब्रोब्लास्ट आर लार्ज सेल्स विद इरेगुलर प्रोसेसेस। ये क्या होते हैं, लार्ज सेल्स होते हैं विद इरेगुलर प्रोसेस का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेल्स जो होते हैं लार्ज होते हैं। दूसरी बात ये कि इनकी शेप कैसी होती है, आप रिमेंबर कर लें, फ्लैटेंड होती है, ये लिख लें साथ में। और इरेगुलर प्रोसेस का मतलब क्या होता है, अगर आप इसकी डायग्राम को देखो तो इसके अंदर इरेगुलर एक प्रोसेस है, यानी कि बेढंगी सी शेप होती है। इरेगुलर प्रोसेस का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ये ब्रांचिंग प्रोसेस रखते हैं, और ये ब्रांचिंग प्रोसेस इरेगुलर फॉर्म में होती है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दे मैन्युफैक्चर द कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर्स एंड ए मैट्रिक्स ऑफ एक्सोसेलुलर मटेरियल। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करना, प्रोड्यूस करना। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर एंड ए मैट्रिक्स ऑफ एक्सोसेलुलर मटेरियल। मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया था कि इसके दो फंक्शन में दो चीज़ें सेक्रेट करता है, एक सेल जो होता है ना वो फाइबर्स भी सेक्रेट करता है और साथ में एक्सोसेलुलर मैट्रिक्स। So collagen fibers, very fine collagen fibers sometime called reticulin fibers। मैंने आपसे पहले कहा रेटिकुलन फाइबर के बारे में बता दिया कि ये क्या होते हैं। ये एक टाइप होते हैं कोलेजन फाइबर्स के, लेकिन ये कोलेजन फाइबर बंडल फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये फाइन नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं। सो यही कह रहा है कि वेरी फाइन कोलेजन फाइबर्स समटाइम कॉल्ड रेटिकुलन फाइबर्स आर फाउंड इन हाईली कनेक्टिव टिश्यू सच एज लीवर एंड रेटिकुलर टिश्यू। ये जो रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं किस में पाए जाते हैं, लीवर और हेली एक्टिव टिश्यू। वो हेली एक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं, लीवर और रेटिकुलर टिश्यू हो गए। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे जाने से पहले आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर आपने फाइबर्स के बारे में तो बता दिया कि ये 3 किस्म के होते हैं और इनका फंक्शंस भी, लेकिन ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स जो होता है ना, ये सेल्स और फाइबर्स के दरमियान में पाया जाता है। मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी पहले दिखाया था एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, अगर आपको याद हो तो वो सेल्स और फाइबर्स के दरमियान में था। अब इसका ये किस तरह का होता है, आप ये फ्लूइड फॉर्म में भी हो सकता है, आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो ये फ्लूइड फॉर्म में भी हो सकता है, सेमी फ्लूइड फॉर्म में भी हो सकता है, जेलेंटिशियस यानी कि जेलेटिन लाइक जेलिनुमा भी हो सकता है, और कैल्सीफाइड फॉर्म में भी हो सकता है। ये तो किस टिश्यू में पाया जाता है उसी फॉर्म में भी होगा। अभी ये हम पढ़ रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू का पढ़ रहे हैं, तो इसमें कौन सा होगा, ये इसमें होगा फ्लूइड फॉर्म में। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू के एडिपोज टिश्यू को और कार्टिलेज टिश्यू बोन टिश्यू में पढ़ें, तो बोन टिश्यू में ये जो एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल होता है ना, ये कैल्सीफाइड फॉर्म में होता है। तो ये अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है टिश्यू के मुताबिक। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है सेल्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। आई होप आपको समझ आ गया कि एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स क्या है। सो हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, फाइब्रोब्लास्ट पार्टिकुलर एक्टिव इन टिश्यू रिपेयर वेयर दे बैंड टुगेदर द कट सरफेस ऑफ वाउंड या और फॉर्म ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मिंग टिश्यू डिस्ट्रैक्शंस। अब इधर कौन सी बात डिस्कस हो रही है, वो ये कह रहा है कि आप अपने साथ पेंसिल और रजिस्टर ले लें, इस पॉइंट को मैं डिस्कस करूँगा तो आप साथ साथ लिखते जाएँ। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं, एक सेल्स है ना। तो फाइब्रोब्लास्ट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन दी वाउंड हीलिंग यानी कि टिश्यू रिपेयरिंग। जो आपको वाउंड ज़ख़म हो गया उसकी रिपेयरिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। सो ज़ख़म होता क्या है, कट सरफेस, जब कोई भी सरफेस आपकी कट हो जाती है तो वहाँ इन्फ्लेमेशन शो होती है, आपको सूजन दिखती है, आपको पेन फील होता है। तो क्या होता है, रीज़न क्या होता है, आखिर ऐसी कौन से रीज़न होता है, कट हुआ है आपको पेन फील होना शुरू हो जाती है, वहाँ क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है। नए सेल्स, आगे वाले जो सेल्स थे जहाँ से कट हुई है उसके दूसरी साइड के जो सेल्स थे उनको क्या ब्लड नहीं सप्लाई हो रहा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। और वो कौन कर रहा होता है, एक फाइब्रिनन इनसोलेबल प्रोटीन होती है, वो ब्लड क्लॉटिंग करा देती है। हर एक अपनी तरफ से अच्छा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को इस तरह बनाया है कि हर एक हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो ये बेचारी क्या करती है, फाइब्रिनन प्रोटीन जो कि इनसोलेबल प्रोटीन है, ये क्या करती है, ब्लड क्लॉटिंग, ताकि और ब्लड का लॉस ना हो। तो अब उसने अपनी तरफ से अच्छा फंक्शन कर दिया। आगे से सेल को क्या नुकसान हो रहा है कि उसको ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, ब्लड नहीं मिल रहा,
तो वो क्या करता है, सेल अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म होता है, जिसकी वजह से सेल मर जाते हैं और उनको हम डेड सेल को हम सेल डेबरीज कहते हैं। और ये जो सेल डेबरीज होते हैं तो कट वाली सरफेस पे क्या क्रिएट करते हैं, पीप, क्योंकि सेल अब डेड हो गया ना, डेड फॉर्म में ये पीप क्रिएट करता है और उस गैप को फिल कर देता है। कभी आपने देखा हो, आपको जख्म हुआ हो तो वहाँ एक पस सी होती है, पीप होता है, तो वो क्या होता है, डेड सेल्स होते हैं, उस स्पेस को तो फिलअप कर देते हैं, लेकिन ये सेल्स मर चुके हैं क्योंकि इनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही थी, इसलिए ये मरते ही पीप क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। तो अब फेब्रोब्लास्ट का फंक्शन क्या होगा, फेब्रोब्लास्ट फर्स्ट तो ये करेगी, ब्रेक डाउन करेगी फेब्रिलिन प्रोटीन को जो कि ब्लड क्लॉटिंग करती है। सेकंड ये क्या करेगी, अब इसका दूसरा फंक्शन है क्रिएट करना न्यू एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड कोलेजन स्ट्रक्चर्स टू सपोर्ट सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन द वाउंड हीलिंग। जो सेल्स वाउंड हीलिंग में इन्वॉल्व होते हैं ना, इसको ये क्या करती है, फेब्रोब्लास्ट उनको एक नया एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोवाइड करती है और कोलेजन स्ट्रक्चर, यानी कोलेजन स्ट्रक्चर इसलिए प्रोवाइड करती है ताकि उनको एक स्ट्रेंथ मिले, और एक्स्ट्रासेलुलर मटेरियल भी इस तरह प्रोवाइड करती है ताकि स्ट्रेंथ मिले और अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें वाउंड हीलिंग में। सो इसके अलावा एक और पार्ट ग्रेनुलेशंस का आया है। तो ये ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या होता है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। सो ये क्या करता है, इसका फंक्शन होता है फिलअप करना वाउंड को, कोई वो जो स्पेस थी वाउंड में उसको फिलअप करना। सो इसका फंक्शन भी यही होता है। आई होप आपको फेब्रोब्लास्ट का फंक्शन समझ आ गया होगा वाउंड हीलिंग में। ये किस तरह करती है, जब आपकी सरफेस, आपका कोई जिस्म का पार्ट कट हो गया है तो वहाँ क्या होता है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, एक सूजन सी होती है। वो किस लिए होती है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग हो गई है। फेब्रिलिन एक इंसोल्युबल प्रोटीन है, वो ब्लड क्लॉटिंग को कर देती है ताकि और ब्लड लॉस ना हो। तो उसने अपनी तरफ से अच्छा फंक्शन कर दिया है, लेकिन एक नुकसान भी होता है। तो क्या होता है, सेल्स को ब्लड नहीं मिल रहा होता, तो वो सेल क्या होता है, डाइंग, डेड करना शुरू हो जाते हैं। ये डाइंग सेल्स सेल डेबरीज प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम पीप वगैरह कहते हैं, डेड सेल्स कहते हैं। तो ये पीप हमारे लिए बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अब क्या करेंगे, ये जो फेब्रोब्लास्ट है ना, ये फर्स्ट क्या करेगा, इस फेब्रिलिन प्रोटीन ने जो ब्लड क्लॉट बनाई है उसकी ब्रेक डाउन करेगा और रिमूव करेगा सेल डेबरीज को, डेड सेल को। और क्या करेगा, उनको जब रिमूव कर लिया, उस क्लॉट को भी उसकी ब्रेक डाउन कर दी, तो ये जो खाली जगह रहेगी तो उसके लिए ये क्रिएट करता है एक न्यू एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक एंड कोलेजन स्ट्रक्चर। तो ये न्यू एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक और कोलेजन स्ट्रक्चर जब क्रिएट करता है तो ये क्या करता है, सपोर्ट करता है सेल्स को। हाँ, जो नए सेल्स बन रहे हैं ना, ये जो बना रहा है, उनको क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है थ्रू किसके थ्रू, न्यू एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक एंड कोलेजन स्ट्रक्चर के थ्रू। इस तरह वाउंड हीलिंग में वाउंड हील हो जाता है। अब इसमें ग्रेनुलेशन का एक वर्ड आया। ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो उसका फंक्शन भी क्या होता है, उस स्पेस को फिलअप करना होता है जो वाउंड में हो गई होती है। सो